स्टूडेंट, चैप्टर 2 हमारा है जीव जगत का वर्गीकरण। ये हमें पढ़ना था पार्ट 2। पार्ट 1 हम इसका पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 हमें इसका पढ़ना था। तो चलिए पार्ट 2 हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ कोर्स जो हुआ है वो चेंजिंग भी हुआ है यही। तो कुछ चेंजिंग में जो पार्ट हुए हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट से जो थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर अभी पार्ट 2 को देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें करवाना है और क्वेश्चन नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। उनके 4 जो प्रमुख समूह हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी जो क्लास है वो थोड़ी दिन के लिए बंद कर दी गई थी। क्योंकि जो सिलेबस था वो थोड़ा सा चेंज होना था। तो सिलेबस चेंज हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो है हर पार्ट लेसन से हटा दिया गया, मतलब हर पार्ट से थोड़ा थोड़ा सा हटा दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के हमें पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 हमें पढ़ाना था। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन करना है हमें। तो देख लीजिए, उसका वर्णन कर लेते हैं। देखिए, लिखा है प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं प्रोटोजोआ जंतु। ठीक है, प्रोटोजोआ जंतु हमने हेडिंग डाल दी है। ये देख लीजिए, यहाँ पे हेडिंग पड़ी है, ये डाल दीजिए प्रोटोजोआ क्या जंतु। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा क्या है, उससे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये जगत जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले यूकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी परपोषी सरलतम जंतु है। ये जो प्रोटोजोआ जंतु है, ये जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। यूकैरियोटिक और सूक्ष्मदर्शी परपोषी सरलतम जंतु है। ये एक कोश की होते हैं, कोशिका में समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं इसके अंदर। ये परपोषी होती है। कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो परजीवी भी होते हैं। इन्हें कुल हमने 4 प्रमुख भागों में बांटा है। 4 प्रमुख समूहों में बांटा है या भागों में बात कर ले, जिसमें कर ले बांटा गया है। तो पहला जो हमारा भाग है वो क्या है, तो उसे पढ़ते हैं। पहला भाग है अमीबी प्रोटोजोआ। जो अमीबी प्रोटोजोआ है, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इसमें क्या बोलते हैं? अमोम्बिक प्रोटोजोआ। ठीक है, इसकी बात करें ये किस तरह के होते हैं, अमीबा जो होते हैं। ठीक है, तो अमीबी प्रोटोजोआ ये क्या होते हैं? स्वच्छ जलीय या समुद्री होते हैं। ठीक है, ये स्वच्छ जल में रहते हैं। ठीक है, कुछ नम मृदा में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होती है? कुछ जो नमी सी मृदा होती है जिसमें थोड़ी सी, ठीक है, तो उसमें भी ये पाए जाते हैं। समुद्री प्रकार के अमीबी प्रोटोजोआ की सतह पर सिलिका का कवच हो जाए। तो समुद्री प्रकार के अमीबी प्रोटोजोआ होते हैं, उसमें एक सिलिका, मतलब सिलिका का उनके ऊपर क्या होता है? कवच होता है। ये कूट पाद की सहायता से, मतलब पैरों की सहायता से, पीछे उसके पैर होते हैं उसकी सहायता से, तो पीछे के पैरों की सहायता से प्रचलन तथा पोषण करते हैं। एंट अमीबा जैसे कुछ अमीबी प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। मनुष्य में एंट अमीबी हिस्टोलाइटिका के कारण अमीबी पेचिस रोग होता है। तो ये किसके कारण होता है जो पेचिस रोग होता है हमारा? ठीक है, तो वो होता है हिस्टोलाइटिका। इसके कारण जो मनुष्य में होता है वो पेचिस रोग होता है। इसी के दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसी का दूसरा जो पार्ट है उसे बोलेंगे कसाभी प्रोटोजोआ। कसाभी प्रोटोजोआ की बात करें तो ये क्या होता है, इसे पढ़ते हैं। ये है इस समूह के सदस्य स्वतंत्र अथवा परजीवी होते हैं। ये समूह होता है, इसके जो सदस्य होते हैं ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, अपने मन का करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है। अथवा ये भी कर सकते हैं कि ये परजीवी होते हैं। इन्हें शरीर पर रक्षात्मक आवरण जो होता है इनके शरीर पर होता है, वो किसका होता है? पेलिकल का होता है। किसका होता है? पेलिकल का। प्रचलन तथा पोषण में कसाब सहायक होता है इनके। और ट्रिपेनोसोवा जो होता है, ट्रिपेनोसोमा परजीवी से निंद्रा रोग, लीशमानिया से काला अजार रोग होता है। इसके जो होते हैं
ये जो होता है इससे क्या होता है, परजीवी, इस परजीवी से जो होता है ट्रिपेनोसोमा, इससे निंद्रा रोग होता है, और लीशमानिया से होता है काला अजार रोग। इन दोनों से ये दो रोग जो होते हैं वो होते हैं। आगे देख लीजिए, बात करें तो ये है हमारा इसका फिगर, ये अमीबा का फीवर है। किसका फिगर है, अमीबा का। ठीक है, इसमें जो अमीबा है तो इसमें सारे जो जितने भी पार्ट होंगे वो शामिल हो जाएंगे। ये लिखा है अमीबी प्रोटोजोआ, तो अमीबा का ये फिगर है, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, ये जो है ये क्या है, तो ये हमारा है इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, ये है फूड वैक्यूल्स। ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है पिसोडोपिया, और ये क्या है हमारा एक्टोप्लाज्म। ठीक है, एक्टोप्लाज्म, ये क्या है एंडोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये हमारा क्या है यूरोट। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके पार्ट होते हैं जो दिखाए गए हैं आपको फिगर में। ठीक है, लिख लीजिएगा और फिगर भी इसके बना लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे अगर बात करें तो आगे बात कर रहे हैं हम पक्षमाभी प्रोटोजोआ की। पक्षमाभी प्रोटोजोआ की बात करें तो इस समूह के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, एवं इनमें अत्यधिक पक्षमाभ पाए जाते हैं। शरीर दृढ़ पेलिकल से घिरा होता है। इनमें स्थायी कोशिका मुख व कोशिका गुदा पाई जाती है। पक्षमाभों में लयबद्ध गति के कारण भोजन कोशिका मुख में पहुंचता है। ठीक है, इसमें लयबद्ध गति के कारण भोजन जो होता है वो कोशिका मुख में पहुंचता है। यहीं पे इसके चौथे पार्ट जैसे अगर बात करें तो जैसे में क्या शामिल है इसमें, तो जैसे होता है पैरामीशियम। जैसे में क्या होता है, पैरामीशियम। ठीक है, यहाँ पे अगर स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्पोरो प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए इसको भी, ये है, इसमें कौन होता है तो देख लीजिए स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ जो होता है ये क्या होते हैं, ये अंतःपरजीवी हैं होते हैं। इनमें प्रचलनांग का अभाव होता है। कोशिका पर पेलिकल का आवरण होता है। इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणुओं का भी निर्माण होता है। मलेरिया परजीवी जैसे जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है, के कारण कुछ दशक पूर्व होने वाले मलेरिया रोग से मानव आबादी पर कुप्रभाव पड़ता था। ठीक है, पहले कुछ जैसे 1970 की बात कर लेते हैं, या हाँ तभी हुआ था ये मलेरिया रोग। कुछ समय पहले ऐसी तरह की बीमारी थी जिस तरह से हमारी जो मानव की आबादी हुई थी वो कम हो गई थी। जिस तरह से अब कोरोना वायरस चल रहा है उसी तरह से मलेरिया रोग भी था। ठीक है, असाध्य रोग था, ठीक नहीं होता था, लोग इससे मर जाते थे। अब उसी तरह से कोरोना वायरस भी है और ये भी मलेरिया की तरह बन जाएगा एक रोग। ठीक है, जिसकी दवाई अगर करवाई जाएगी तो सही हो जाएगा, और दवाई अगर नहीं टाइम पे हुई तो क्या होगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी मलेरिया भी था। आज इसकी दवा आने लगी है और आराम से लोग ठीक भी हो जाते हैं आराम। अब देखिए इसका फिगर चेक कर लीजिए, फिगर है इसका, तो ये इसका फिगर है। ठीक है, ये पैरामीशियम का फिगर है। इसका फिगर है पैरामीशियम, ऊपर लिखा हुआ है पैरामीशियम, तो ये पैरामीशियम का फिगर है। ठीक है, तो इसे आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले तो कोई क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है या कहा गया है कि पादप स्वपोषी है। क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित हों। ठीक है, तो कीट भक्षी जो पौधे होते हैं जैसे यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, और ड्रोसेरा, नेफेंथिस आदि आंशिक परपोषी हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जो तीनों पौधे हैं ये आपको दिए गए, ये कीट भक्षी पौधे हैं। इनको क्या बोला जाता है, कीट भक्षी, मतलब कीटों को जो खाते हैं, फंसा कर खा जाते हैं, इन्हें बोला जाता है कीट भक्षी। ठीक है, तो ये आंशिक परपोषी हैं। ये क्या है, आंशिक रूप से परपोषी हैं। ये हरे पौधे तथा स्वपोषी हैं, परंतु नाइट्रोजन के लिए कीटों पर निर्भर करते हैं। और ये इस तरह से बने होते हैं कि अपने अंदर इस कीटों को, कुछ कीटों को क्या करते हैं, अपने अंदर ले आते हैं और फंसा लेते हैं और उनको क्या करते हैं, उनका भक्षण कर देते हैं। तो इसीलिए इनको कीट भक्षी पौधे भी बोला जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है
सैवालांश तथा कवकांश शब्दों से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो हम चलिए इसके पहले फिगर भी देख लेते हैं दोनों के, फिर बात करते हैं आगे इसके बारे में। लीजिए फिगर बना हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जो फिगर है हमारा, ये हमारा कवक का फिगर है, सवाल का फिगर है। किस तरह से ये सवाल है हमारे, देखिए इस तरह से ये जो बना हुआ है ये इसे ये सवाल ही नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये सवालों का फिगर है, सवाल का फिगर है, इन्हें ही बोलते हैं सवालांश। ठीक है, और यहीं पे अगर कवक के फिगर की बात करें, कवक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए ये है कवक। ठीक है, ये क्या है, कवक। ये जिसे फफूंद भी हम लोग बोलते हैं एक तरह से, तो ये कवक हैं। ये कैसे, इसे हम लोग कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं ना, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं कवक। ठीक है, तो ये कवक और शैवाल का जो फिगर है इसे आप बना लीजिएगा। चलिए अब इसके बारे में, इसकी डिफिनीशन के बारे में, तो देखिए उसके फिगर को बना लीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है कि लाइकेंस में शैवाल व कवक सहजीवी रूप में रहते हैं। इसमें शैवाल वाले भाग को शैवालांश तथा कवक वाले भाग को कवकांश कहते हैं। शैवालांश भोजन निर्माण करता है, जबकि कवकांश सुरक्षा एवं जनन में सहायक होता है। ठीक है, तो आपको अभी शैवाल और कवक का फिगर बनाया है वो बना लीजिएगा। आगे देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है जरा उसे पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर में 9 में दी गई है कि कवक जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। पहला हमको नंबर दिया गया है पोषण की विधि लिखनी है, दूसरी जनन की विधि। तो सबसे पहले हम पोषण की विधि जो है वो पढ़ लेते हैं। पोषण की विधि को हमने 4 पार्ट में बांट दिया है और उसे पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज इसको बोलते हैं, ये मृतोपजीवी या पूर्णजीवी होते हैं। दूसरा एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं, तो ये मृतोपजीवी परजीवों और डीकम्पोजर्स या कोप्रोफिलस होते हैं। अगर यहीं पे हम बेसिडिपोमाइसिटीज की बात करते हैं, तो ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। यहीं पे अगर ड्यूटीरोमाइसिटीज की बात करते हैं, तो ये मृतोपजीवी परजीवी या डीकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, ये थी पोषण की विधि। अब आगे हम जनन की विधि, इन्हें 4 पार्टों में जनन की विधि की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज में देखते हैं। तो देखिए इसमें अलैंगिक जनन जूस्पोर या अचल एप्लैनेस्पोर द्वारा होता है। ठीक है, लैंगिक जनन युग्म कधानीय संपर्क युग्म कधानीय संयुग्मन द्वारा होता है। ठीक है, इसी में बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज की। तो इसमें क्या होता है, इसमें अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन एसाई के अंदर बनने वाले एस्कोस्पोर द्वारा होता है। यहीं पे बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो यहाँ पे अलैंगिक स्पोर नहीं बनते हैं और लैंगिक जनन प्लाज्मोगैमी द्वारा होता है, जिससे वेसिडिया पर बाह्य रूप से बेसिडियोस्पोर बनते हैं। वहीं पे अगर बात करें ड्यूटीरोमाइसिटीज की, तो ये अलैंगिक जनन मुख्य रूप से पाया जाता है, इनमें मुख्य रूप से अलैंगिक जनन पाया जाता है, परंतु यह कोनिडिया द्वारा होता है। लैंगिक जनन इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये बात हो गई किसके बारे में, जनन के बारे में। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में चारित्रिक लक्षण पूछे गए हैं किसके, यूग्लिनाइट के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो यूग्लिनाइट के विशिष्ट चारित्रिक जो लक्षण है वो निम्न है। पहला लक्षण इसका है कि अधिकांश स्वच्छ स्थिर जल में भी पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, अधिकांश जो स्वच्छ जल होता है और स्थिर में ठहरा हुआ जो जल होता है, रुका हुआ जो जल होता है, वहां पर ये पाए जाते हैं। दूसरा अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति के स्थान पर रक्षात्मक प्रोटीन युक्त लचीला आवरण जो होता है वो पाया जाता है, पेलिकल इसमें पाया जाता है। इसमें 2 कसाव होते हैं और एक छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है। ठीक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है,
अगर 6वें नंबर की इनके चारित्रिक लक्षण की बात करें तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्माण कर लेते हैं और प्रकाश के अभाव में जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं, अर्थात परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे अगर बात करें तो जैसे में आ जाता है इसमें युगलीना, क्या जाता है, युगलीना, ठीक है, उदाहरण लिखा है नीचे युगलीना। आगे चलिए, आगे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन है हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि संरचना तथा आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति के संबंध में वायरस का जो है वो संक्षिप्त विवरण दीजिए और वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम भी बताइए। सबसे पहले वायरस की बात करें तो वायरस 2 प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं, पहला प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, 2 प्रकार के ये पदार्थों से बने होते हैं, किससे किससे, प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से। अब देख लीजिए, प्रोटीन का जो खोल होता है, ठीक है, प्रोटीन का जो खोल होता है इसमें, चलिए बात कर लेते हैं। प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर होता है, जो प्रोटीन का खोल होता है वो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर होता है, जिसे बोलते क्या है, तो जिसे कैप्सिड बोलते हैं। प्रत्येक कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर्स कहा जाता है। ये कैप्सोमियर्स न्यूक्लिक एसिड कोर के चारों ओर एक जियोमेट्रिकल फैशन में होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। पौधों तथा कुछ जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, जबकि अन्य जंतु वायरसों में यह डीएनए के रूप में होता है। वायरस का संक्रमण करने वाला भाग आनुवांशिक पदार्थ है। वायरस आनुवांशिक पदार्थ निम्न प्रकार का हो सकता है। पहले की बात करें तो पहले देखिए द्विरज्जुकी हो सकता है डीएनए, जैसे टीटी, बैक्टीरियोफेज, हर्पिस वायरस या हिपेटाइटिस बी, ठीक है। दूसरी बात करें एक रज्जुकी डीएनए जैसे कोलीफेज, ठीक है, इंटू 174, ठीक है, 174। अब दूसरी बात करें द्विरज्जुकी आरएनए की, जैसे इसमें बात करते हैं तो रियो वायरस और ट्यूमर वायरस। यहीं पे 4th नंबर की बात करते हैं तो एक रज्जुकी आरएनए जैसे टीएमवी, खुरपका, मुंहपका वायरस, पोलियो वायरस, रिट्रोवायरस, वायरस से होने वाले रोग, एड्स, सार्स, बर्ड फ्लू, डेंगू, पोटैटो मोजेक, ये जो वायरस से फैलने वाले जो मुख्य रोग होते हैं उनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अपनी कक्षा में इस शीर्षक का क्या वायरस सजीव है, ठीक है, या अथवा निर्जीव पर चर्चा कीजिए। वायरस की बात करें तो वायरस होता क्या है, सबसे पहले हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये हमें कक्षा में चर्चा करना है इसके शीर्षक की। तो सबसे पहले शीर्षक में क्या है, वायरस इसका शीर्षक है, तो हम वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए वायरस की अगर खोज किसने की इसके बारे में पता करते हैं तो वायरस की खोज की थी किसने, इवानोवस्की ने, ठीक है, किसने की थी, इवानोवस्की ने, ठीक है, इवानोवस्की ने इसकी खोज की थी और किस सन में की थी, 1892 ईस्वी में। ये क्या थे, ये प्रूफ फिल्टर से भी छन जाते थे। ये जो वायरस थे ये प्रूफ फिल्टर से भी छन जाते थे। एमडब्ल्यू बीजे रिंक ने 1898 में पाया कि संक्रमित पौधे के रस को या रोगग्रस्त पौधे के रस को स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर रगड़ने से स्वस्थ पौधे भी रोगग्रस्त हो जाती हैं। इसी आधार पर इन्हें तरल विष या संक्रामक जीवित तरल भी कहा गया, ठीक है। WM स्टैनले के अनुसार 1935 में उन्होंने बताया कि वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में अलग किया गया। फिर डार्लिंगटन ने 1944 में इसकी खोज की कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। ये किसने खोज की, तो ये खोज की थी डार्लिंगटन वैज्ञानिक ने।
अब वायरस को सजीव या निर्जीव के मध्य की कड़ी माना इन्होंने क्या माना कि जो वायरस होता है वो सजीवों और निर्जीवों की मध्य की कड़ी होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम वायरस के सजीव लक्षण की बात कर लेते हैं तो वायरस के जो सजीव लक्षण होते हैं, वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। दूसरे नंबर पे जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर ये सक्रिय हो जाते हैं और वायरस का न्यूक्लिक अम्ल पोषक कोशिका में पहुंचकर कोशिका की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करके स्वद्विगुणन करने लगता है और अपने लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी कर लेता है। इसके फलस्वरूप विषाणु की संख्या की वृद्धि अर्थात जनन होता है। तीसरे नंबर की बात करें तो वायरस में प्रवर्धन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। इनमें उत्परिवर्तन के कारण आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। वायरस ताप, रासायनिक पदार्थ, विकिरण तथा अन्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये वायरस के सजीव लक्षण थे। अब हम थोड़ा सा वायरस के निर्जीव लक्षण के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो वायरस के निर्जीव लक्षण कौन कौन से हैं? इनमें एंजाइम्स के अभाव में कोई उपापचयी क्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। ये पहला लक्षण इसका, ये है निर्जीव लक्षण। दूसरा लक्षण, वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में पहुंचकर ही सक्रिय होते हैं। जीवित कोशिका के बाहर ये निर्जीव रहते हैं और वायरस में कोशा अंगक दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए नहीं पाए जाते। ठीक है, ये इसमें जो है निर्जीव का लक्षण है। फोर्थ नंबर इसी का लक्षण है कि वायरस को रवों के रूप में निर्जीवों की भांति सुरक्षित रखा जा सकता है। रवे की अवस्था में भी इनकी संक्रमण शक्ति कम नहीं होती है। तो ये इनके निर्जीव लक्षण हो गए। बस यहीं से जो आज की हमारी क्लास होगी और हमारा लेसन होगा, दोनों ही इंड होते हैं। ठीक है, लेसन हमारा जो चैप्टर 2 था वो इंड होता है और हम इसी के साथ जो हमारी आज की क्लास भी होती है वो भी इंड होती है।